हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल डम डम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं राजस्थान का जो साइंस का टॉपिक है। अपने साइंस के टॉपिक में अपशिष्ट प्रबंधन अपन देखने वाले हैं, जो राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी फोर्थ ग्रेड है, उसमें आने वाला है अपशिष्ट प्रबंधन, जो साइंस का टॉपिक है। तो अपशिष्ट प्रबंधन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, तो वही अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न है, निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ठीक है, ये एलडीसी 2018 में आया हुआ है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो प्रश्न क्या है, निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। सबसे है पहले है ऑप्शन फर्स्ट, रिड्यूस कम करें, रिबिल्ड यानी फिर बनाए, रेस्ट्रिक्ट यानी सीमित करें। दूसरा ऑप्शन है रैंडम यादृच्छिक, रिड्यूस कम करना, कोमा रिकॉल वापस बुलाना। तीसरा ऑप्शन रीड यानी कि पढ़ना, रजिस्टर यानी रिकॉल यानी वापस बुलाना फिर से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः प्रयोग करना, और पुनर्चक्रित, चौथा ऑप्शन रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रित करना। तो यहाँ पे रिड्यूस यानी कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको, जैसे कि कचरा है उसको कम करना है। रीयूज यानी कि चीज़ों को फिर से उपयोग में लाना है, ताकि जो है अपशिष्ट प्रबंधन अच्छे से हो सके। रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न की डिटेल अपन देखते हैं। डिटेल इस प्रश्न की क्या हो जाएगी दोस्तों, कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 5R की टेक्नोलॉजी, पहले 3R थे, अब 5R हो गए हैं। तो 5R कौन से हैं, यथा रिड्यूस यानी कि पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। रीयूज यानी कि चीज़ों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करना है। रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना है। रिफ्यूज यानी कि इनकार करना है। रीपर्पज यानी पुनः प्रयोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5R में से एक है। प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5R में से एक है। तो इन ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही है। सबसे पहले है रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, फोर्थ ऑप्शन है रिचार्ज। तो यहाँ पे रिफाइन का भी कोई मतलब नहीं है, रिपे का भी कोई मतलब नहीं है, रिचार्ज का भी कोई मतलब, तो सही आंसर होगा रिफ्यूज, सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरित गैसें कौन कौन सी है वो बताना है। ये भी 2012 में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2 N2O CFC। सेकंड ऑप्शन SO2 CO NO2। थर्ड ऑप्शन है इथेन, मेथेन या ब्यूटेन गैस। फोर्थ ऑप्शन है नियॉन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन गैस। तो यहाँ पे सही आंसर हरित गैस की बात कर रहा है, तो हो जाएगा CO2 N2O और CFC। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को ऊष्मा के बाहर भी निकलने देती है। ठीक है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने के कारण एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी के वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी पर इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तापमान भी कहते हैं। वैश्विक तापमान के कारण जलवायु में परिवर्तन को रेडियोएक्टिव प्रोसेसिंग में से नापते हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉलेस प्रोएकर 1970 में दी थी। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प होती है, जिसमें CO2 60%, मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण कौन सा है। ये CET 2013 में आया, 23 में आया, सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है UV किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण। सेकंड ऑप्शन है IR किरणों का O2 व N2 का पुनः विकिरण। UV किरणों का CO2 और H2O के द्वारा पुनः विकिरण, या IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। तो राइट आंसर हो जाएगा IR किरणों का CO2 तथा H2O के द्वारा पुनः विकिरण करना ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्रह हरित ग्रह प्रभाव के हेतु उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी प्रभावी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन कौन सी गैस होंगी इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के अनुसार देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कुछ इस तरह ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, यहाँ सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और जो सेकंड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा यहाँ पे। तो वायुमंडल में जो हरित गैस में उत्तर जाइए, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? कौन सी गैस नहीं देती है? तो नाइट्रोजन जो गैस है हरित ग्रह प्रभाव नहीं, बाकी तीन गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हरित ग्रह में प्रभाव में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है? तो कितना परसेंट है? 60%, 40%, 5%, 20%। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 20% जो है विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, सही आंसर होगा, जो कि मीथेन के अतिरिक्त ग्रीन हाउस में क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक कहते हैं, कार्बन पदचिह्न कहते हैं, कार्बन पृथक्करण कहते हैं, या कार्बन अवशोषण कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन पदचिह्न कहते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का रूप में के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, पुनः चक्रण की किस प्रकार के अपशिष्ट हैं तो उत्तम उपचार है? पुनः चक्रण की बात की जाए तो वह धात्विक अपशिष्ट है। पुनः चक्रण के तरीके की बात की जाए तो अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज़ को निकालना पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनः मिलना, जिससे अपशिष्ट पदार्थ का पुनः नवीनीकरण होता है, कच्चा माल निकाला जाता है और पुनः प्रक्रम किया जाता है। यह अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। ज़्यादातर विकसित देशों में पुनर्चक्रण का लोकप्रिय अर्थ है व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग करके संदर्भित करना है। तो ये हो गया पुनर्चक्रण का तरीका, ठीक है। इसी प्रश्न में आगे है कि पुनर्नवीनीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता उत्पादों में एल्यूमिनियम, पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन और एरोसेल के डिब्बे, प्लास्टिक एवं कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, पत्रिकाएं, प्लास्टिक के सामान आदि हैं। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि का प्रयोग कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया में गैस उत्पादन कर विद्युत बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनः चक्रण किया जाता है, पुनः चक्रण किया जाता है तो सबसे पहला ऑप्शन है धातु के डिब्बों का, सेकंड ऑप्शन चिकित्सा अपशिष्ट का, सी ऑप्शन रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का, डी ऑप्शन प्लास्टिक की बोतलों का। तो ये प्रश्न पशु परिचर 2024 में आया हुआ है, तो इसमें से कौन सा होगा? पुनः चक्रण अपन किस किस का कर सकते हैं? तो एक तो धातु के डिब्बों का कर सकते हैं, और चिकित्सा अपशिष्ट का नहीं कर सकते हैं, इसको तो ख़त्म ही करना पड़ेगा। सी ऑप्शन रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का, इसका भी नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और डी सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, जो केवल ए और डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद किससे बनाई जा सकती है? घरेलू कचरे से, कोई कृषि अपशिष्ट से, या दोनों से? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों से, ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, अपशिष्ट को इसकी प्रकृति के आधार पर ठोस, तरल, गैसीय अपशिष्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कहने का मतलब है ये अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन होता है। जैविक कारक कहने का मतलब कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं,
जैविक कचरे का जीव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे कि घरेलू कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गए, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट हो गए, जैसे कि रुई हो गया, पट्टियाँ हो गई, रक्त हो गया, मांस के टुकड़े आदि, ठीक है, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरण में कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है वे अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे वे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, सिरिंज हो गई, धातु के टुकड़े हो गए आदि हुई, ठीक है। तो ये हो गया अजैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न है अपने सामने, कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है? नहीं है तो केले का छिलका तो है, जूट का थैला भी है, नारियल के रेशे भी हैं, पॉलीथीन और थैली ये बैग ये नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन है मांस, पेंट, मलमूत्र, पौधों की पत्तियाँ। तो मांस तो है, मलमूत्र भी है, पौधों की पत्तियाँ भी हैं, पेंट जो है अजैव निम्नीकरण में आता है, ठीक है। दूसरा अगला प्रश्न है, कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? तो फल, सब्जियां, छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट, ये सभी क्या होता है जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट हैं। बाकी जो है एल्यूमिनियम फॉयल, पीवीसी, अंडे के छिलके, ये सब अजैव निम्नीकरण में आते हैं। कांच के टुकड़े ये भी, प्लास्टिक की बोतलें कृषि अपशिष्ट, ये सब मिक्स हो गया है ना। राइट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट है, जिसमें फलों की सब्जियां, छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर, कृषि अपशिष्ट के अंदर कृषि अपशिष्ट जो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है, औसत कूड़ा कितना निकलता है? 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 4 किलोग्राम या 4 से 6 किलोग्राम? तो सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 4 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बड़े नगरों में निकलता है। और छोटे नगरों की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति औसत मात्रा 0.1 किलोग्राम यानी कि 100 ग्राम लगभग, जबकि बड़े नगरों में 0.4 से 0.6 किलोग्राम औसत कूड़ा निकलता है। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीकी उपयुक्त है? भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण या जल में निस्तारण? तो जैव चिकित्सीय जो अपशिष्ट है उसके लिए भस्मीकरण ही सही आंसर होगा। दोस्तों भस्मीकरण क्या होता है वो देखते हैं। भस्मीकरण यानी कि निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, जिससे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बिल्कुल राख हो जाता है, उसको भस्मीकरण कहते हैं, यानी कि जला देना, ठीक है। भस्मीकरण दोनों ही पैमाने पर किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा और उद्योगों द्वारा एक बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तरल, ठोस और गैसीय अपशिष्ट के निष्पादन के लिए किया जा सकता है। इस खतरनाक कचरे जैसे जैविक चिकित्सा अपशिष्ट के लिए एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन एक विवादास्पद पद्धति है। भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इसमें कम भूमि की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु उपयुक्त है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु उपयुक्त है पुनः उपयोग, भूमिभरण, लैंडफिल या बहते पानी में निपटान या भस्मीकरण? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को तो उसको भस्मीकरण ही करना है, आपने पहले ही देख लिया। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक, पानी में निपटान, जलाए जाना, लैंडफिल या पुनर्चक्रण? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए तकनीक है जलाए जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने का प्रयोग नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है फलों और सब्जियों के छिलके, ये तो है। गोबर अपशिष्ट ये भी है। सड़े हुए खाद्य पदार्थ ये भी है। तेल और पेंट ये ऑप्शन नहीं है, तो यही सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, नहीं किया जा सकता पूछा है तो है नहीं का आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा युग्म का चयन करना है? वस्त्र उद्योग, अपशिष्ट रेशे, कृषि पीड़कनाशी बहिस्राव, कृषि चिकित्सीय क्षेत्र, संक्रमित उत्तक सुइयां, घरेलू स्रोत या रेडियोधर्मी पदार्थ? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो घरेलू स्रोत, रेडियोधर्मी पदार्थ ये सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे मिलान वाला प्रश्न है। ये प्रश्न शायद आप दोस्तों ने देखा नहीं होगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में चयन करना कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वस्त्र उद्योग, अपशिष्ट रेशे, कृषि पीड़कनाशी बहिस्राव, चिकित्सीय के क्षेत्र, संक्रमण उत्तक या सुइयां, घरेलू शस्त्रों, रेडियोधर्मी पदार्थ?
तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यानी घरेलू में भाई रेडियोधर्मी पदार्थ का क्या काम है ना। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। अपशिष्ट पदार्थ हैं और यहाँ पे अपशिष्ट स्रोत है। पेन ड्राइव है, सबसे पहले तो पेन ड्राइव किस में, ये अपशिष्ट में जाएगा। प्रयोग की गई सिरिंज सिरिंज किस में जाएगा, वो अस्पताल अपशिष्ट में जाएगा। आसानी से अपघटित होने वाले अपशिष्ट तो सब्जियों के छिलके जो हैं रसोई के अपशिष्ट हैं। और आसानी से अपघटित होने वाले प्लास्टिक की, न होने वाले अपशिष्ट हैं तो प्लास्टिक की सामग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ये थी अपशिष्ट प्रबंधन की पीवाई की जो पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।